अगर आप मुझे बताइए ना कि अगर अजमेर का बच्चा जयपुर सीकर में चला गया तो हम किस दम पे बोल दें कि हम लोग शिक्षा नगरी बना देंगे इसको। और जैसे आप नीट जी क्रैक करते हैं, आप समाज के इलाइट कैटेगरी में आ जाते हैं कि यार ये आईआईटी से पढ़ रहा है या ये एमबीबीएस कर रहा है ना। कि 10th क्लास का बच्चा जो मेंटली इतना मैच्योर है कि नहीं है, क्या वो उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है? आप देखिएगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के केस भी इन्हीं बच्चों में होते हैं। तो जिंदगी में दुधारी तलवार, टफ चीजें होती है, सक्सेस का आपको मौका देती है, लेकिन आप में स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको पसीना आएगा, कई लोगों को लगता है कि पसीना सिर्फ पानी है, वो नेगेटिव थॉट्स भी उसमें बाहर निकल जाते हैं, अपने आप आपका मूड एलिवेट हो जाता है। तो जितने भी लोग ऐसी टफ चीजें करते हैं, जहाँ जान की बाजी हो, जहाँ करियर की बाजी हो, जहाँ ज़िंदगी का सवाल हो, जहाँ पर आपकी फैमिली कहाँ तक पहुँचेगी उस बात का सवाल हो, ऐसे केस में तनाव आना लाजमी है। चूज़ नहीं करते तो आप आज ज़िंदगी में वो शख्सियत नहीं होते जो आज आप हैं। स्कूल्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, टीचर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बड़े होर्डिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 लाख 9 लाख रुपए वहाँ जाके खर्च कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो फिर बहुत सारी समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमटीवी इंडिया पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के इस महीने में कई बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। वो अलग अलग कोचिंग के अंदर इस वक्त जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी ख़त्म होने वाली हैं, चल रही हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन बच्चों के ऊपर मानसिक तौर पर दबाव पढ़ाई का बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अभिभावक भी काफ़ी लंबे जो पढ़ाई का बोझ है छात्रों के ऊपर, उसको लेकर परेशान है। स्टूडेंट के करियर सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसे में आज हम आए हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर, श्रीनगर रोड पर स्थित है। और इस कोचिंग पर आज हम आए, वहाँ उस तरफ रिसेप्शन एरिया है और सर हैं। और आज हम अभिमन्यु सर से मिलने वाले हैं। सर, अभिमन्यु सर से मिलना था। हाँ, तो अभिमन्यु सर से हम आज बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आज हम लेकर आए हैं। हालांकि फ़ोन हमने कर दिया था अभिमन्यु सर को कि आज हम उनसे कुछ करियर से जुड़े हुए सवालों के ऊपर बात करना चाहते हैं। जी, तो चलिए अभिमन्यु सर से दिखाते हैं। ये अभिमन्यु सर का चैम्बर है। यहाँ पर सेल्सियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यहीं बैठते हैं। सर, कैसे हैं आप? आइए सुशील जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, प्लीज़ हैव अ सीट। तो आज अभिमन्यु सर से बातचीत करेंगे हम। और ये पहली बार आप देख रहे होंगे जब मैं एक तरीके से खबरों की दुनिया से थोड़ा सा हटके व्लॉगिंग वाली दुनिया में थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन बात हम आपकी खबरों की ही करेंगे और आपसे संबोधित करेंगे, खासकर अभिभावकों और छात्रों से जुड़ी हुई बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप, और दूसरी बात, हनुमान जी को आप बच्चों का आदर्श, बच्चों के ईस्ट कैसे मानते हैं, ये हमको बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए। देखिए, हनुमान जी अगर पौराणिक कथाओं में हम देखें, रामायण में, सबसे कमज़ोर व्यक्ति थे जिनको पता ही नहीं कि यार मेरे में कितनी ताकत है। हर एक जो एस्पिरेंट होता है या एक विद्यार्थी होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, जब तक उसे कोई रियलाइज़ ना करवा दे कि तो कितना पावरफुल है। सही। हनुमान जी को जब ये रियलाइज़ करवाया गया, ये महसूस करवाया गया कि आपसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने वो सब कर दिया जो असंभव था। एक सबसे कमज़ोर वानर सबसे शक्तिशाली योद्धा साबित होता है। बात है रियलाइजेशन की कि आपको किस शिद्दत के साथ में ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जाती है कि आप में कितनी काबिलियत है। दूसरी बात, जब आपको ये पता लग जाए कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप में बहुत शक्तियाँ हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, आप में वो काबिलियत है जो शायद दुनिया में किसी में नहीं है, तो उसी वक्त एक दूसरी जिम्मेदारी आती है। वो आती है हम्बलनेस की, वो विनय रहने की जिम्मेदारी। क्योंकि हम्बलनेस एक वो चीज़ है ना जो आपको डिस्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करती है। मान लीजिए आप में ताकत बहुत है, लेकिन आप हर 2 मिनट में किससे झगड़ा करते हैं
किससे बहस करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। शक्ति तो आप में बहुत है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट इतना हो रहे हैं कि आप उस शक्ति का यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सेल्फ रियलाइजेशन कि आप क्या हैं, और दूसरी बात ये कि आपको उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने के लिए विनयपूर्वक रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर जो छात्र है वो हनुमान है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो हनुमान जी से बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे सुपर ह्यूमंस के कैरेक्टर्स देखे हैं। शक्तिमान हमने देखा है, सुपरमैन हमने देखा है, स्पाइडरमैन हमने देखा है, बट हनुमान जी से ही प्रेरित हैं वो सब। अगर देखा जाए कि भाई सुपर ह्यूमन कौन, जो उड़ता हो और उसमें जो ताकत हो वो बाकी सबसे आगे हो, तो हनुमान जी से पावरफुल कैरेक्टर तो स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकता। कि आप एक चीज़ की शिद्दत से पालना करें, और लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप अपने आप को जानते हैं ना, तो फिर सब लक्ष्य आपके लिए छोटे हैं। यानी कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये शक्तिमान और आयरन मैन और ये सारी चीज़ें जो थी वो तो हमारे धर्म ने बहुत पहले ऑब्वियस सी बात है। तो आज हम बहुत सारी बातें अभिमन्यु कुमावत जी से करने वाले हैं, और आज हम आपको सेल्सियस इंस्टीट्यूट भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, किस तरीके से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो फैकल्टीज़ हैं वो कहाँ रहती हैं, किस तरीके से रहती हैं, बच्चा कैसे आता है, किस तरीके से क्लास में पढ़ता है। तो आज हम चलते चलते आपको पूरा इंस्टीट्यूट दिखाने वाले हैं, और कई तरीके के सवाल हम करने वाले हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चे के करियर सिलेक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता में इस वक्त बने हुए हैं। तो सर ये आपका कौन सा एरिया है? बालकनी है, और ये एरिया खुलता है उस तरफ जहाँ पर चीज़ें क्रिएट होती है। हाँ। हमारे डिज़ाइनिंग वाले लोग और टाइपिंग वाले लोग, हाँ। जो आप बहुत सारे टाइटल्स देखते हैं हमारी बुक्स के, हमारे वीडियोस के, हाँ। वो सारा काम यही होता है। शाम का वक्त है, हाँ। तो कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये है सर कि इस समय जो एडटेक की इंडस्ट्री है, एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, वो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या इन एडटेक कंपनियों के सामने आ रही है, फैकल्टीज़ को तोड़ने की। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए दो बातें हैं। कोई सी भी चीज़ जो आप स्टार्ट करते हैं, जो आप शुरू करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। या तो आप उस कंपनी के फाउंडर हैं, या फिर आप उस कंपनी में हायर होके गए हैं। फाउंडर है मतलब आपने स्क्रैच से काम किया, आपके स्टूडेंट्स भी नहीं थे, आपके पास में पैसा भी नहीं था, आपने सब कुछ क्रिएट किया। लेकिन कई लोग, जहाँ पर मैं कमी मानता हूँ, कैरेक्टर की कमी, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स की रीच मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। वो जो खुद की फेस वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसी फेस वैल्यू का इस्तेमाल वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट करते हैं, और इसी बात का उन्हें पैसा दिया जाता है। अब देखिए ना, एडटेक में जितनी भी कोचिंग होती है कि आपको 4-5 टीचर्स को ले गए, वो शांतिपूर्वक नहीं होती, जैसे ऑफलाइन में होती है कि यहाँ का टीचर वहाँ चला गया। वहाँ पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि हमारे साथ ऐसा किया गया, हमारे साथ वैसा किया गया। मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स को एज ए व्यूअर लाया जाता है, उनके इमोशंस का यूज़ किया जाता है, और उन्हीं व्यूअर्स को, उन्हीं स्टूडेंट्स को इमोशंस के नाम पर अपना अगला विद्यार्थी बनाया जाता है। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर डेफिशिएंसी है ये, और चाहे वो लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बट दे विल नेवर अचीव द रेस्पेक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आने का आपको मौका, टाइम, समय मिल पाता क्या? क्योंकि पढ़ाने से मुझे लगता है आपको टाइम तो आपको मिल नहीं पाता होगा। देखिए, मैं मतलब ज़्यादातर समय तो मैं बहुत बार बिना कुछ किए ही व्यतीत करता हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव हूँ, कि मैं इलॉन मस्क हूँ, कि मैं स्टीव जॉब्स हूँ, बट मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ। और जब भी मुझे कुछ नया आइडिया आता है, तो मैं यहाँ आता नहीं हूँ, यहाँ भागता हुआ आता हूँ कि मेरे दिमाग में यह आया है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो काफ़ी समय यहाँ व्यतीत होता है। क्लासरूम के अलावा बाकी सारा टाइम मैं यहीं रहता हूँ। मैं अपने चैम्बर में बहुत कम बैठता हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभिभावक और जो बच्चे हैं, वो क्योंकि ये स्ट्रीम सिलेक्शन का वक्त है, ये जो महीना है इस वक्त जब चल रहा है, वो अभिभावक जो हैं बहुत परेशान रहते हैं।
तो आप क्या मानते हैं कि बच्चों को और अभिभावकों को स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास में विशाल जी हैं, ये भी एक अभिभावक ही हैं, हाँ। है ना। तो देखिए, स्ट्रीम सिलेक्शन मेरे हिसाब से एक दुधारी तलवार है। ऐसा कहा जाता है दैट इफ़ यू हैव इजी चॉइसेस यू विल हैव हार्ड लाइफ, बट इफ़ यू हैव हार्ड चॉइसेस यू विल हैव इजी लाइफ। 10th के बाद में बच्चे के पास में 4 ऑप्शन है, जिसमें से साइंस का ऑप्शन हम हार्ड मानते हैं, कॉमर्स का इंटरमीडिएट है, आर्ट्स का आसान है। मैं किस सब्जेक्ट को जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के पास में उसने अपने करियर में साइंस का ऑप्शन चूज़ किया, तो उसमें फिर ये चीज़ आती है कि यार उसे मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस में एक फ़ायदा तो ये है कि आपको अपने आप को साबित करने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा। 12वीं के बाद ही आपके पास में कोई एग्ज़ाम होगा, वो नीट हो सकता है, वो जेईई हो सकता है। और जैसे आप नीट जेईई क्रैक करते हैं, आप समाज की एलाइट कैटेगरी में आ जाते हैं कि यार ये आईआईटी से पढ़ रहा है या ये एमबीबीएस कर रहा है ना। उसका नुकसान ये है कि 10th क्लास का बच्चा जो मेंटली इतना मैच्योर है कि नहीं है, क्या वो उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है? आप देखिएगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के केस भी इन्हीं बच्चों में होते हैं। तो ज़िंदगी में दुधारी तलवार, टफ चीज़ें होती है, सक्सेस का आपको मौका देती है, लेकिन आप में स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स ली है, तो आर्ट्स वाले बच्चे को अपनी लाइफ में इतनी जल्दी से साबित करने का मौका नहीं मिलता है कि जस्ट 12वीं के बाद में उसके पास में, क्योंकि जैसे मान लो यूपीएससी का एग्ज़ाम है या आरपीएससी का एग्ज़ाम है या किसी स्टेट पीसीएस का पेपर है, तो जस्ट 12वीं के बाद नहीं होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। तो स्ट्रीम सिलेक्शन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बच्चे में वो जील है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, या फिर वो चाहता है कि नहीं यार मैं 10th बोर्ड दे दिया हूँ और मुझे ज़िंदगी में थोड़ी शांति चाहिए, मैं अपने करियर के बारे में थोड़े दिन बाद या 2-3 साल बाद या कॉलेज करने के बाद सोचूंगा। तो स्ट्रीम सिलेक्शन उसके, हालांकि साइंस के साथ भी ऑप्शन होता है। देखिए, टफ चीज़ों में हमेशा ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे आपको। कि साइंस वाला बच्चा ये सोच सकता है कि मैं चलो ठीक है, मैं जी एडवांस की तैयारी नहीं करूँगा या मैं नीट की तैयारी नहीं करूँगा, मैं कॉलेज तक का वेट कर लेता हूँ और उसके बाद में देखूंगा। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे को कॉलेज तक का वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है जो 12 बेस भी होता है, बट ईजी चॉइसेस लीड्स टू हार्ड लाइफ एंड हार्ड चॉइसेस लीड्स टू ईजी लाइफ। ये हमेशा सत्य रहेगा दुनिया में, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे स्ट्रीम सिलेक्शन हो, चाहे हैबिट सिलेक्शन हो, चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी आप डिसाइड करें। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पास में ज़िंदगी में ऐसा ऑप्शन रहा होगा कि आप कहीं एक पत्रकार बन जाएं, लेकिन आपने एक टफ चॉइस की कि यार मुझे तो जो है मैं खुद ही एक फाउंडर बनना चाहता हूँ और मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। चॉइस टफ थी, लेकिन आपको पता है कि अगर आप वो टफ चॉइस चूज़ नहीं करते तो आप आज ज़िंदगी में वो शख्सियत नहीं होते जो आज आप हैं। रोटी आपके घर में तब भी होती, दाल सब्जी तब भी होती, लेकिन जो इंसान आज आप बन गए हैं ना, वो नहीं होते। तो टफ चॉइसेस हमेशा बेहतर परिणाम देती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो सकता है थोड़ा कम देती है, बट इवेंचुअली टफ चॉइसेस से जो व्यक्तित्व बिल्ड होता है इंसान का, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी आती है उसमें, वो बहुत वैल्यूबल होती है, उनका कोई मोल नहीं है, वो जीवन के लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है, क्योंकि उसमें होती है घिसावट। उसमें आप इंसान जो है ना वो रगड़ता है, घिसता है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। जब कोहिनूर को पहली बार निकाला गया तो कोहिनूर का वजन था 63 ग्राम्स और कोई कीमत कोई खास नहीं थी, उस पर कोहिनूर कोई जानता नहीं था। आज कोहिनूर का वजन है 21 ग्राम। जो करंट कोहिनूर इंग्लैंड में है उसका वजन 21 ग्राम है, मतलब पहले के वजन का 1/3 उसे रगड़ा गया है, उसे घिसा गया है, तब जाकर चमक आई है। तो हार्ड चॉइसेस आपको रगड़ेगी, आपको घिसेगी। इजी चॉइसेस आपको रगड़ेगी नहीं, आपको घिसेगी नहीं, वो चमक भी नहीं देगी। चमक चाहिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हार्ड चॉइसेस लीड्स टू इजी लाइफ। वो सत्य कथन है, हमेशा रहेगा। तो ये छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप या तो ये चुन लीजिए कि सिर्फ 2-3 साल कॉलेज में कोई डिग्री कर लीजिए और उसके बाद नौकरी की तलाश में चल लीजिए, सरकारी नौकरी तैयारी कर लीजिए,
या फिर शुरुआती दौर के अंदर ही आप एक अपना चैलेंजिंग लाइफ को चुन लीजिए, एक मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन लीजिए। अगली जगह देखने चलते हैं हम, तो अभिमन्यु सर दिखाएंगे हमको कि कौन सी जगह है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट के एक और नए स्पेस पे इस वक्त हम मौजूद हैं। सर ये कौन सी जगह है? ये चौपाल है जहाँ पर टीचर्स और बच्चे बैठ के डिस्कस करते हैं। अच्छा। क्योंकि डाउट एक बहुत इमेंस पार्ट है, हाँ। जो कई बार प्रॉब्लम्स को आपको नए सिरे से देखने को प्रेरित करता है। हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्लासरूम में जिस समस्या को ग्रुप के हिसाब से समझ रहे होते हैं, कई बार होता है कि टीचर उसको कुछ अलग समझाना चाह रहा होता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर बच्चे खुद की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेल्सियस इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारी जगह पर मैं देख रहा हूँ कि सेमिनार्स कर रहा है। आइए बैठते हैं। एडटेक, हाँ, एडटेक कर रहा है, जगह जगह पे जाके बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। ऐसे में बहुत सारी सरकारी स्कूल के अंदर तो आपको मदद मिल जाती होगी, ठीक है, बच्चे से बातचीत, इंटरेक्शन हो जाता है आप लोगों का। अजमेर की मिशनरी स्कूलों की हालत क्या है? क्या वो लोग उस तरीके से मदद कर पाती हैं जैसे आपको दूसरे स्कूलों में मदद मिल पा रही है, या नहीं, या मिशनरी स्कूल आज भी वही है कि नहीं, नो एंट्री? देखिए, अजमेर को शिक्षा नगरी बनाने में, यह जो अजमेर का एक टैग था, दैट अजमेर इज एजुकेशन सिटी, सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से मिशनरी स्कूल्स का ही रहा है उसमें। और अजमेर की चमक शिक्षा नगरी को लेकर जो ख़त्म हो रही है, उसमें भी सबसे बड़ा रोल मिशनरी स्कूल्स का ही है। पहले के टाइम में हम लोग जब एजुकेशन की बात करते थे तो एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन कि आपका बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा। नाउ डेज स्कूल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बढ़िया परफॉर्म किया, राइट। हो क्या रहा है कि बच्चा जब उस लेवल की एजुकेशन जो कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसे अगर नहीं मिल पा रही है, तो बच्चा 10th क्लास तक तो पढ़ता है, स्कूल में शिद्दत से फॉलो करता है, 11th-12th में वहाँ से मूव कर जाता है। अब स्कूल्स इसमें कर क्या रही हैं कि वो स्टूडेंट्स को अजमेर के भी जो कुछ काबिल टीचर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं देती है कि वो यहाँ पर रुक जाएं, हम उनको समझाएं, काउंसलिंग करें कि भाई हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं आपको, क्योंकि 70 से ज़्यादा शहरों के लोग, 15 से ज़्यादा राज्यों के लोग हमारे पास ही पढ़ रहे हैं। अगर हम ये काम कर सकते हैं तो अजमेर के बच्चे जो सफ़र करते हैं बाहर जाके, कुछ स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, अजमेर के घर का खाना नहीं मिल पाता है, सोन हलवा नहीं मिल पाता है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से प्रिवेंट हो सकती है। ब्रेन ड्रेन को रोकना, देखिए आपको किसी भी घड़े को अगर भरना है ना, तो उसमें पानी डालने से घड़ा नहीं भरेगा। सिर्फ अगर उसमें कोई छेद हो रखा है ना, तो पहले छेद को बंद करना पड़ेगा। करेक्ट। और शायद मेरे हिसाब से कुछ स्कूल्स ऐसी हैं जो छेद को बड़ा कर रही है। यानी कि अजमेर के ही जो टीचर्स हैं, जो अजमेर को शिक्षा नगरी बनाना चाहते हैं, अजमेर के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मिशनरी स्कूल हाँ, वो एक सपोर्ट लैक हो रहा है। और फिर वो वही बच्चे ना स्कूल्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना टीचर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बड़े होर्डिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 लाख 9 लाख रुपए वहाँ जाके खर्च कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो फिर बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप मुझे बताइए ना कि अगर अजमेर का बच्चा जयपुर सीकर में चला गया, तो हम किस दम पे बोल दें कि हम लोग शिक्षा नगरी बना देंगे इसको? आपका जो भाई घर के लोग आपके पास रुक नहीं रहे हैं, बाहर से आप कितने भी लिया हो वो एक फैक्टर है, बट यहाँ के लोगों को रोकना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक इंटरनल स्ट्रेंथ हम शो नहीं करेंगे, अंदरूनी ताकत इस सिस्टम की क्या है, बाहर से हम कितना कुछ कर पाएंगे। तो क्या हम वापस से शिक्षा नगरी का जो टैग है अजमेर को मिला हुआ था, है ना, हालांकि क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वापस बना पाएंगे आप अजमेर को शिक्षा नगरी? बन पाएगी अजमेर शिक्षा नगरी वापस से? देखिए, मैं फिर हनुमान जी को याद करूँगा कि एक कहावत है, मैं आज ही पढ़ रहा था क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत, उसमें था कि कल्पना दुनिया पे राज करती है, इंसान राज नहीं करते हैं। आपकी इमेजिनेशन दुनिया पे राज करती है।
और हमने डे 1 से ये सोचा, जब सेल्सियस स्टार्ट हुआ तो हमारा एक गोल था, एक हमारा ड्रीम था कि यार यहाँ पर राजस्थान के बाहर के स्टेट के बच्चे आने चाहिए। ये हमने सिर्फ सोचा था। अब वो किस रोड से आएंगे, हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे, क्यों आएंगे, हमें कुछ नहीं पता था। बट अब फ़िलहाल हो रहा है। और आज तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बच्चे आ जाते हैं। जैसे पहले ये होता था कि नीट का रिजल्ट आएगा या जेई का रिजल्ट आएगा फिर बच्चे आते थे। अब उससे पहले आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव सीन व्हाट क्वालिटी वी हैव डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट और वाया एप्लीकेशन। तो बट मुझे ये लगता है कि यार जगह चेंज करना भी एक फैक्टर है कि मान लो बच्चे यहाँ पर आ गए, बट परिणाम जो है ना वो शिद्दत से आता है। क्योंकि शिद्दत आपको एकाग्रता देगी। और आप दुनिया में जितने चमत्कार, जितने परिणाम, जितने नोबेल प्राइज, जितने ओलंपिक मेडल्स, जितने अचीवमेंट्स देखते हैं ना, वो एकाग्रता का परिणाम है। अगर बच्चा यहाँ पर आ रहा है, वो एकाग्र है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको देख के बाकी और लोग आएंगे। तभी हम उस टैग की तरफ जा सकते हैं। बच्चा मान लो आ गया, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 10 बार आ गया और उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर आप सिर्फ माइग्रेशन के दम पे ये नहीं बोल सकते दैट वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड। दे आर जस्ट माइग्रेटिंग इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितने बच्चे इसको देखेंगे यूट्यूब के ऊपर या कहीं और भी देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं ये कहूँगा कि वो जगह लूज़ करें, घर का खाना लूज़ करें, घर का कंफर्ट लूज़ करें, बट दिमाग का कंसंट्रेशन लूज़ नहीं करें, क्योंकि परिणाम कंसंट्रेशन देता है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहता हूँ मैं कि कोटा को मैंने बहुत करीब से देखा भी है। कोटा को वहाँ पे बच्चों की जो तादाद है कोचिंग के अंदर, वो ऐसे है कि 1000 बच्चे, 500 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर 70 बच्चे, 80 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे इस तरीके से बैठे होंगे। ऐसे में जो रिज़ल्ट का परसेंटेज है, वहाँ तो 1000 में से शायद मेरे हिसाब से 100 बच्चों का सिलेक्शन होता होगा। इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं कि अजमेर का बच्चा कोटा नहीं जाए, अजमेर का बच्चा अजमेर में ही पढ़े? अजमेर में कमी नहीं है फैकल्टीज़ की, बेस्ट फैकल्टीज़ है मुझे लगता है बहुत सारी, और यहाँ से निकल के फैकल्टीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट में, दूसरे शहरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। देखिए, मुझे ध्यान है जब मैं मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तो मेरे 3 बैचमेट्स थे वहाँ पे। 2 का नाम अमित था, एक का नाम अमित प्रताप था, एक का नाम अमित यादव था, एक का नाम आमिर देवड़ा था। वो जिस क्लासरूम में पढ़ते थे, कोटा के किसी प्रतिष्ठित कोचिंग में पढ़ते थे, 300 बच्चे उनके क्लासरूम में थे और उसमें से 3 बच्चे सेलेक्ट होके आए थे। तो आप परसेंट निकालेंगे तो तकरीबन 1% आएगा। और कोटा का परसेंट यही है। अगर आज जैसे आज के प्रिंट मीडिया में भी ये बात हुई है कि वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ का परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। सीकर के परसेंट की बात कर लो आप तो 3 से 4% मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अजमेर 10 से 15% डिलीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट तक रीच कर पा रहे हैं, हम हर एक स्टूडेंट को पर्सनली समझा पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम ही अनोखे टीचर हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर बच्चा हमारे पास में आ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी पर्सनल लेवल तक रीच करें। आपको पता है ना सर, जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्वालिटी डिक्रीज होगी। दोनों में इन्वर्स का रेशियो होता है, हर जगह है। बिल्कुल। आप मास को अगर क्वालिटी सर्व कर रहे हैं तो फिर तो आपका राज पूरी दुनिया में होगा। यू विल बिकम मैकडी, यू विल बिकम एप्पल, लाइक दैट। बट ये सर्विस इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टफ होता है। और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि 10 से 15% की रेट हम लोग दे भी चुके हैं और देते भी आ रहे हैं। ये रेट का ही डिफरेंस सारा असर पैदा करेगा मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि अभिभावकों को ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, और बच्चों को भी, कि एक आप 1000 की संख्या में पढ़ने के लिए जाते हैं और एक आप 100-200 की संख्या में पढ़ते हैं, जहाँ फैकल्टीज़ आपके ऊपर पूरा ध्यान रह पाती है, परिवार आपके साथ रहता है, आप घर का खाना भी खा पाते हैं, और उसके साथ सोशल लाइफ जो होती है उसमें आप शामिल रह पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आप सोशल लाइफ से दूर ना रहें, क्योंकि कोटा से जिस तरीके से तनावग्रस्त बच्चों की हादसे मौत की जो घटनाएं सामने आती है वो कहीं ना कहीं बहुत दुख देता है। मेरा सवाल ये भी है सर, एक स्ट्रेस वाला जो पॉइंट की आप बात करते हैं कोटा वाले, मैं इसी पा रहा हूँ कि जी, बच्चे जो इस वक्त बहुत तनाव में रहते हैं, सबसे ज़्यादा कोचिंग के बच्चे इस वक्त तनाव के अंदर है, ये स्ट्रेस उनका कैसे दूर हो, कैसे ये बच्चे स्ट्रेस से मुक्त हो पाए? देखिए, मुझे लगता है कि एक इंसानी ज़िंदगी, एक इंसान सबसे ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल पर, उच्चतम स्तर पर क्या खो सकता है अपने आप को, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं खो सकते। अगर देखा जाए तो किसी भी देश की आर्मी, मैं अगर इंडियन आर्मी की बात करता हूँ, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस शायद उनको होता होगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो उनके तो वहाँ गोलियाँ चलती है, वहाँ बातें नहीं चलती, वहाँ गोलियाँ चलती हैं। वहाँ पे कोई आपके सामने मोटिवेशनल म्यूजिक भी नहीं चलता, वहाँ गोलियाँ चलती है और वहाँ आपको उनको कोई मोटिवेट देने वाला नहीं है। बिल्कुल, वहाँ आपको जान की बाजी ही लगानी है। फिर भी वो इंसान कैसे सुपर मोटिवेटेड है, मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने ये पाया कि एक फौजी जो हमारे देश की रक्षा करता है, उनको 2 चीज़ सिखाई जाती है। पहली बात, अपने सीनियर की बात माननी है। वो सीनियर आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके जस्ट कॉलेज सीनियर, स्कूल सीनियर हो सकते हैं, उनकी बात माननी है। दूसरी बात, फिजिकली एक्टिव रहना है। पर्सनल ट्रेनिंग सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब आपको वहाँ उठना है और फिजिकली, मतलब माफ़ कीजिएगा, फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा था मैं, फिजिकली अपने आप को एक्टिव करना ही करना है। चाहे वो आपको रनिंग करनी है, चाहे आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है। क्योंकि जैसे आप फिजिकली एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, ब्लड फ्लो होता है, दिमागी ताकत अपने आप आती है, सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन जितने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस लाइफ में होता है, बिकॉज मैं कहता हूँ कि दैट इस उम्र में योर ब्रेन विल बी हाईजैक्ड बाय द हार्मोन्स, बट इफ यू आर फिजिकली एक्टिव यू विल बी सुपर सॉलिड मेंटली। तो आप देखिएगा जितने भी स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, एक्सट्रीम केस में सुसाइड की बात करें, वो केसेस आते हैं, तो आप देखिएगा वो उन लोगों के आते हैं दोज आर नॉट फॉलोइंग द रूटीन, नॉट फिजिकली एक्टिव, वो प्रॉपर क्लासरूम में नहीं जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि किसी को पता ही नहीं कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा 4 महीने से हॉस्टल में ही है, कौन बच्चा 6 महीने से बाहर ही नहीं निकला है, किस बच्चे ने 7 दिन से रोटी नहीं खाई है और किस बच्चे ने पिछले साल से सूरज भी नहीं देखा है। ये एक उसमें रोल है। लेकिन मैं जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, मानसिक मजबूती चाहते हैं, कि आपको डर लगना बंद हो जाए, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में आए ना, बी फिजिकली एक्टिव। आपको लगता है कि यार मतलब फिजिकली एक्टिव होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ मत करो। घर में आपके सीढ़ियाँ हैं, 15 से 20 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ो, आपको पसीना आएगा। कई लोगों को लगता है कि पसीना सिर्फ पानी है, वो नेगेटिव थॉट्स भी उसमें बाहर निकल जाते हैं, अपने आप आपका मूड एलिवेट हो जाता है। तो जितने भी लोग ऐसी टफ चीज़ें करते हैं, जहाँ जान की बाजी हो, जहाँ करियर की बाजी हो, जहाँ ज़िंदगी का सवाल हो, जहाँ पर आपकी फैमिली कहाँ तक पहुँचेगी उस बात का सवाल हो, ऐसे केस में तनाव आना लाजमी है। और तनाव उसी को आता है जिसको मैनेज करना नहीं आता। किसको मैनेज करना नहीं आता? जो इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो कोई सा भी स्टूडेंट ऐसा है जो सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, जिसने सूरज ही नहीं देखा है, उसको पता ही नहीं कि मैं कभी बाहर भी गया था घूमने, ऐसे लोग बहुत सफ़र करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स सपना देख लेते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी मेरी इंजीनियर बनेगी, ऐसा सपना देख लेते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का पेशा उन्होंने नहीं किया, आज पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या ये लेसन नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरी करना या इंजीनियरिंग करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ है? ऐसा नहीं है कि आपका जीवन जो है वो ख़त्म हो गया है। नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि सर हम कुछ और डिग्री करें तो कैसा करियर होगा। और मैं कहता हूँ कि अब वो ज़माना गया जब आपको डिग्री करके आपके करियर सेट होते थे। नाउ डेज इट्स अ गेम ऑफ पैशन। आप में शिद्दत कितनी है? जैसे मैं बाबा रामदेव की बात करता हूँ, उस इंसान ने पूरे इंडिया को सिर्फ फूंक मारना सिखाया, लेकिन शिद्दत से सिखाया है। एजुकेशन की बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं 8वीं पास हूँ और मैंने जो कुछ सीखा है पढ़ के सीखा है। लेकिन आज उस बंदे का आप हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो आप में शिद्दत कितनी है, आप उस चीज़ को कितना दिल से, जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, वो डॉक्टर थे
उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद में, लेकिन उनका पैशन था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। तो आप ये सोचो कि दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जो शिद्दत और जुनून से पैदा हुए, वो डिग्री से पैदा नहीं हुए। तो आप अगर ये मानते हैं कि आपके पेरेंट्स की नाक इसलिए कट जाएगी कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए या आप IIT नहीं बन पाए, तो आपकी गलतफहमी है। आपके पेरेंट्स की नाक तब कट जाएगी जब आप उनके जीन को बेकार प्रूव करते हैं। कैसे? कि आप किसी काम में जुनून, शिद्दत, पैशन दिखाते ही नहीं हैं। अगर आप जुनून दिखाएंगे, अगर आप शिद्दत दिखाएंगे, अगर आप पैशन दिखाएंगे, अगर आप में कुछ करने का जज्बा होगा, सर्टिफिकेट सक्सेसफुल नहीं बनाते। जुनून बनाता है, बनाता था, बनाता रहेगा। आप मुझे बताइए ना, आज के 500 साल पहले जो आर्किटेक्ट होते थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पास होते थे? करेक्ट। इंजीनियर कहाँ से पास होते थे? फौजी कहाँ ट्रेनिंग मिलती थी फौजियों को? वजीर कैसे बनते थे? इतने बड़े बड़े लोग पहले बन गए। महात्मा बुद्ध बन गए, विवेकानंद बन गए, गुरु गोविंद सिंह साहब बन गए। ये जितने बड़े बड़े लोग बने ना, ये एक कुछ करने के जज्बे की वजह से बने। तो ये स्ट्रेस मत लो। पता है, जिंदगी में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने क्या किया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप में भी कुछ करने की इच्छा बची है कि नहीं बची है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेथ 2 टाइप की होती है। एक बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें आपका दाह संस्कार हो जाता है और सबको पता लग जाता है कि मर गया। एक होती है साइकोलॉजिकल डेथ, जिसमें इंसान बायोलॉजिकली जिंदा है लेकिन उसकी कुछ करने की इच्छा नहीं है। और ये स्ट्रेस का ही प्रोडक्ट है। आज मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ, जब उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि सर कुछ करने का मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है सर। मतलब एक कहावत है कि बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन उनको 81 साल की उम्र में दफनाया जाता है। और जब आप साइकोलॉजिकली डेड है ना, कि आप में कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची हो, तो उसी को नरक कहते हैं। तो ये इस इंटरव्यू का सबसे आखिरी चरण है, और इस आखिरी चरण में हम सबसे पहले जिस जगह पे आ जाता है वहाँ पर हम सबसे आखिरी में आ रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स की सबसे पहली मुठभेड़ यहीं पर होती है। यहाँ पर आते हैं पेरेंट्स, स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पर आके मीटिंग करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ बुक्स दिखाई दे रही है सर। हाँ। तो ये दिखाई दी तो मेरे जहन में सवाल भी आ रहे हैं। किताब लिखने का शौक है या बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम ऑनलाइन आपसे इतना नहीं पढ़ पाते हैं, ऑफलाइन इतना नहीं पढ़ पाते हैं, आप किताब भी दीजिए? क्या है ये? मैं एक विज्ञापन देख रहा था अखबार में, और उस विज्ञापन में लिखा था कि शौक बड़ी चीज़ है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत और कुछ करने का सपना उससे बहुत बड़ी चीज़ है। कोविड टाइम की बात है, मैं पहले भी इस स्टोरी को शेयर किया हूँ, बताया हूँ दैट वी वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। और उस वक्त हमारे पेरेंट्स और बाकी सब लोग भी कहने लगे थे कि कब बंद कर रहे हो कोचिंग? तो उस वक्त लगा कि यार कुछ ऐसा किया जाए जो स्टूडेंट्स के फेवर का हो, कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं बहुत टाइम से आर्टिकल्स लिख रहा था न्यूज़पेपर में, तो मैंने उन आर्टिकल्स को कंबाइन किया और कंबाइन करके सबसे पहली ये जीत की रणनीति बुक लिखी। और जब स्टूडेंट्स को पसंद आई तो लगा कि बहुत सारे सेगमेंट्स में बुक्स की ज़रूरत है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं तारीफ़ नहीं करूंगा, लेकिन आज आप मुझे दुनिया की कोई सी भी किताब दे दीजिए, मैं उसे 40% इम्प्रूव कर सकता हूँ। यानी कि किताब लिख के आपको ये ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। आपको ये अनुभव हो गया है, जिससे हम अखबारों के अंदर प्रूफ रीडिंग करते हैं, हटा देते हैं, कपड़े को छाटते हैं, करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये अनुभव हो गया है कि किसी भी किताब को आपको दे दिया जाए, बिल्कुल, तो आप उसको पब्लिश करने लायक, हाँ, उसमें 40% इम्प्रूव आ जाएगा। प्लस अगर उसकी सेल नहीं हो रही है तो मैं उसकी सेल ला सकता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल और कि जेई नीट के परीक्षाएं आ रही हैं, अप्रैल और जुलाई के अंदर परीक्षाएं होनी है। ऐसे में उन बच्चों, अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, परीक्षाएं तो जब तक जिंदा है तब तक होगी। जब तक जिंदा है तब तक तनाव भी होगा। मरने के बाद ही लिखा जाता है रेस्ट इन पीस।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि शांत रहने की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि इंसान का मैक्सिमम आउटपुट, ऐसा आउटपुट जिसकी उसे खुद को उम्मीद ना हो, वो तभी आता है जब वो शांत रहता है। प्लस एक और बात का ध्यान रखें कि ये वो टाइम होता है जब बच्चा फियर परचेज करता है, डर रहा है तो वो यार ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ। जो कंटेंट उनके पास में है उसी कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट करें। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिवीजन के, और इन्वर्स में होती है रिसोर्सेज के। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास में साल भर जिससे आपने पढ़ा है, नहीं कोशिश ना करें जब तक आपने वो चीज़ यूज़ ना करी हो तब तक, और अपने आप पे भरोसा रखें। शांत रहेंगे तो भरोसा आएगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, एग्ज़ाम में जितने ब्लंडर्स हो जाते हैं वो सब नहीं होंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो पास्ट है वो प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करते रहें, और इस बात को समझ लें कि जेई और नीट इस साल हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था और अगले साल भी होगा। तो ये ना समझे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। ये थिंकिंग दिमाग में ना लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 2010 की बात है, मैं अपना AAPMT का पेपर लिख रहा था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और उसमें पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आपको लगानी होती है। तो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो थी मेरी, वो थी तब की जब मेरे बाल थे, और जब मैं वहाँ गया तब मेरे बाल नहीं थे। बाल क्यों नहीं थे? बिकॉज हमारी फैमिली में मेरे ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो आप नहीं हो, ये फ़ोटो और आप तो मैच ही नहीं कर रहे हो। वो मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि यार अब क्या होगा, आप तो मर गए। 20 मिनट तक मुझे कोई पेपर में कुछ करने नहीं दिया गया। आप अब सोच रहे हैं यार 20 मिनट कितना बड़ा टाइम होता है। 20 मिनट तक मैंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व जब शुरू करे तो इस सोच के साथ में किए कि AAPMT है और इसके 30 दिन बाद में RPMT भी होना है अभी। ये सोच के नहीं कि मुझे AAPMT में सेलेक्ट होना है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे AAPMT में RPMT से बेटर परफॉर्मेंस थी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप काम रहें, क्योंकि कामनेस ही महानता की फाउंडेशन है। तो डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत से हमने बातचीत की, सेल्सियस इंस्टीट्यूट हमने दिखाया, और वो छात्र और अभिभावक बहुत, क्योंकि अभिभावक तो बहुत अनुभवी अपने जीवन से होते हैं, ऐसे में छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई भी परीक्षा जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं होती है, उनके लिए विकल्प हमेशा खुले होते हैं। तो उम्मीद कीजिए आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं हैं उनको बेहतरीन तरीके से दीजिए, और आपके अगर कोई डाउट्स या किसी प्रकार से एजुकेशन से जुड़ी हुई या करियर से जुड़ी हुई कोई आपके सवाल या आपके कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें भी लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। हम तमाम सवालों के जवाब जो विशेषज्ञ हैं उन समस्याओं से जुड़े हुए उनसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।